हेलो। हाँ, एक डीपी पे था। अभी ये आंसर वाली कॉपी खुल नहीं रही है। ऐसे ही पूछ लेते हैं आप लोगों से। क्या नंबर B24? B24 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी आ रहा है, फिफ्थ का डी, सिक्स का ए आ रहा है, सेवन का, एट का सी, नाइन का, नाइन का भी सी, टेन का बी आ रहा है, इलेवन का, ट्वेल्व बी। बाकी तो आंसर आपके पास नहीं। तो अब आप तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि दो बैटरी है E1 E2 और इंटरनल डिस्टेंस है R1 R2, पैरेलली कनेक्टेड है।
तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, यही पूछा है। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1/R1 प्लस E2/R2, याद है ना फॉर्मूला। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही, ये हम जानते हैं कि इसको आर इक्विवेलेंट को इधर लेके जाएंगे, तो इसको वैसे तो E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 1/R2, ये रिजल्ट आता है इसका ना। तो इसका ए ऑप्शन कहता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल इज बिटवीन E1 एंड E2, E2 इज ग्रेटर देन E1 दिया हुआ है, E2 की वैल्यू ग्रेटर देन E1 है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो E1 और E2 के बीच में आएगी। कौन कहता है कि ऐसा होगा, E1 और E2 के बीच में ही आएगी, तुम कहते हो। क्यों? इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन E1, E1 से नहीं आएगा कम, ऐसा कह रहे हो, E1 से कम नहीं आएगा। क्यों? क्यों? वैसे तो बताओ, कौन कह रहा है कि E1 से कम नहीं आएगा। कैसे कह रहे हो? देखो इसमें से E1 घटाएंगे, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो E1 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है ना। अगर इसमें से E1 घटाने से आंसर पॉजिटिव आ गया, ये प्रूव कर लो, तो E1 से बड़ा होगा। तो घटा के दिखाता हूं आपको। E1 E1 में से इसको घटाना है, ठीक है, नहीं इसमें से E1 घटाना है, तो ये बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो ये आ गया E1/R1 E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस E1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको इधर ले जाएंगे, हटाएंगे ना, तो ये फिर E2 माइनस E1 अपॉन R2 आ रहा होगा, इसको इधर गुणा किया ना, तो ये पॉजिटिव है, यानी ये सही है। ऐसे ही E2 में से इसको घटाएंगे, वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो बीच में आ गया ना ये, ऐसे साबित हो गया, ऐसे साबित कर लेते हैं हम। तीसरे प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, साइकिल वाला और ऊपर वाला। बायोट-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एट्थ क्वेश्चन सर्कुलर लूप दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस लगा है, ठीक है, करंट लूप दे रखा है, तो ये लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो तुम्हारा क्या कहना है। M क्रॉस B जो टॉर्क आता है वो
सभी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो किसी भी पॉइंट से ले लो, ये जो होता है ना, इस तरह कपल कॉन्स्टिट्यूट जो करते हैं, कपल का टॉर्क सभी एक्सेस के अबाउट, सब पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो कोई भी पॉइंट पे एक्सेस डिफाइन कर लो, बराबर ही आएगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन? एट्थ क्वेश्चन का आंसर दूसरा आ रहा है, यूं कह रहे हो एट्थ का आंसर चेक करने के लिए कहना चाहते हो, तो अब चेक करते हैं एट्थ क्वेश्चन। तो पूछा है कि करंट की क्या वैल्यू होगी ताकि लिफ्ट हो जाए। तो अपन इसका मैग्नेट बना देंगे ऐसे। तो ये पोल स्ट्रेंथ एम और माइनस एम, और इस पे एम भी, इस पे एम भी, इस एंड वाले पॉइंट के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन जस्ट टॉपल करवा देंगे, हाइट इसकी एच ले लेते हैं। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ जाएगा एम बी एच, एम बी एच। इधर इसका एम नॉट जी इज इक्वल टू एम नॉट जी इंटू आर, ये जस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब एम इंटू एच हो जाएगा आई इंटू ए, आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू एम नॉट जी आर। तो यहां से आई का वैल्यू आ गया एम नॉट जी अपॉन पाई आर बी। ऐसा कौन सा है? बी है। अपन ने क्या लगाया? तो सी तो गलत लगाया अभी, तो बी कर लें। ठीक है, और कुछ? अब नाइन्थ क्वेश्चन। एक बाइसाइकिलिस्ट रुक जाता है 10 मीटर में, और दे रखा है कि फोर्स ऑन द बाइसाइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन, और जो वेलोसिटी के अपोजिट है, तो सड़क ने उस पर कितना वर्क किया? वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। सड़क ने साइकिल पे क्या किया ये नहीं पूछा, साइकिल ने सड़क पे क्या किया। समझ गए? तो सड़क तो चला नहीं, कुछ वर्क तो हुआ नहीं, तो इसका आंसर सी हो गया, 0। ठीक है, अब कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है? ठीक है, तो अब ये हो गया डीपीपी, ये रखें फिर। और क्या था हमारा डिस्कशन? एक्सरे वाला सेक्शन। तो अब आप लोगों ने एक्सरे वाला सेक्शन किया और आपसे सब कुछ हो गया? नहीं हुआ? कुछ दिक्कत आ गया? तो अब आप बताइए कि जो दिक्कत आया पार्ट 1 में कौन सा सवाल नहीं हुआ? G4 नहीं हुआ? जरा देखें ऐसी क्या बात है कि नहीं कर पा रहे हो आप लोग। हर सवाल का जवाब सवाल में छुपा होता है, अभी ढूंढ के निकालते हैं कहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर। G4 में ऐसा लिखा है कि एक्सरे ट्यूब जो है 20,000 वोल्ट पे ऑपरेट करती है, मान लिया। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो इतना दे देगी एक्सरे ट्यूब का एक्सेलेटिंग वोल्टेज। सपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ एनर्जी इनटू फोटोन इन ईच कोलिजन, प्रत्येक कोलिजन में अपनी ऊर्जा का 70% एक्सरे का निर्माण करता है। तो आप इसका 70%, छोटी क्लास के बच्चे निकाल लेते हैं इतना है, तो इसका 70% क्या होता है, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इतना जो एनर्जी है
वो एच सी बाय लेमडा आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने लेमडा वन मिलाया होगा, आप लोगों का आंसर आया होगा, आया ना। आगे और देखो, फिर इसके आगे क्या हुआ, उन्होंने लिखा ईच कोलिजन, तो 100 रुपए थे, उसमें 70 खर्च कर दिए, तो बचे कितने अब, 30 रुपए। तो 0.3, 20 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी से दूसरे टक्कर में भाग लेने पहुंचा। 70 रुपए का तो ये खरीद लिया, बाकी के 30 रुपए बचे। अब 30 रुपए में से उसका 70% फिर सामान खरीद लिया। जितने रुपए हैं उसके 70% रोज खर्च करता हूं। मान लो मेरे पास 1000 रुपए हैं, और मैंने फैसला किया कि मेरे पास जितने रुपए हैं उसके रोज मैं 70% खर्च करूंगा। तो आज के दिन जेब में देखा कि 1000 बैठ रहा है, तो हिसाब बैठ गया कि 700 रुपये खर्च कर लो आज, तो हो गया 700 रुपये। अगले दिन जेब में 300 रुपये रह गया। फिर अगले दिन जाऊंगा, जब भी जाऊंगा खर्चा तो 70% ही करूंगा, पूरा नहीं करूंगा। फिर मेरे पास 300 रुपये का 70% करूंगा, तो उस दिन मैं 210 खर्च करके आऊंगा, फिर मेरी जेब में कुछ कम बचेंगे। फिर अगले दिन जाऊंगा, फिर उसके 70% खर्च करूंगा, तो 0.3 का 70, Hc/λ2, ये हो गया। फिर अगली बार जाएंगे तो 0.3 × 0.3, 20 × 10⁻³, इसका 70%, Hc/λ3। ये कोई एक्सरे का सवाल नहीं है, तो रुपए पैसे का हिसाब है। इतना परसेंट खर्चा करता हूं, इसमें कोई एक्सरे की थ्योरी कहाँ लग रही है। टोटल एनर्जी का 70% निकालते जाना है, खर्च करते जाना है। फोटोन की एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ निकालने में क्या जाता है। तो इस प्रकार G4 हो गया। और बताइए, पार्ट 2 में आ जाए। पार्ट 2 में चलते हैं। G5, G5 नाम का कुछ है जगह, ये रो एक्सरे। अच्छा, ये तो अभी बताऊंगा आज मैं आपको, इसलिए नहीं हुआ ये, अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। और बताइए, अब पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 में 3 सवाल है, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, फिर तो आसान मामला है ये एक्सरे का। देखो, आसान होने के बावजूद भी कुछ लोग एक्सरे के हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो धैर्य खो चुके होंगे। आखिरी के ओवरों में अच्छे रन बनाने वाले, कई बार होता है कि क्रिकेट टीम में ना अच्छे अच्छे बॉलर पहले ही खत्म हो जाते हैं, लास्ट वाले फिर खराब बॉलर बचते हैं कि किसको बॉलिंग करवाएं, ढूंढते फिरते हैं कि अब तो किससे बॉलिंग करवाएं। कैप्टन का अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाता है। पर चक्कर क्या पड़ता है कि लास्ट में खिलाड़ी नहीं बचते ढंग के खेलने लायक, तो लास्ट के ये ओवर जो है लोग इसमें रन नहीं ले पा रहे हैं। एक्सरे हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, जबकि इजी होते हैं। 12वीं क्लास का मॉडर्न फिजिक्स और 11वीं क्लास का थर्मोडायनेमिक्स नंबर 1 टॉपिक है, क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स में है वही लगभग मॉडर्न न्यूक्लियर की जो बातें लगभग आपको केमिस्ट्री में भी आ जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, है ना, बोर मॉडल की बातें केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं। तो डबल फायदा होता है, दोनों तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है, तो इनको नंबर 1 टॉपिक कहा गया है। ठीक है, इसलिए ये जानने में फायदा होता है। तो अब और बताइए आप, कुछ आगे बढ़ना था ना, हो गया हिसाब। तो मैं आपको एक तो फॉर्मूला पहले बता ही देता हूं। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे
एक्सरे जो है नुकसानकारी होती है, तो फिर हम उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल की जाए, तो उसको हम किसी न किसी मीडियम से गुजारते हैं। अलग अलग तरह के मटेरियल में एक्सरे के एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो शायद ऐसा कहते हैं कि जो ग्लास होता है ना, वो एक्सरे को अच्छा एब्जॉर्ब करता है। ग्लास ग्लास के अंदर एक्सरे अच्छी एब्जॉर्ब होती है, तो ग्लास का कवर लगा के एक्सरे को कमजोर किया जा सकता है। तो अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कोई मीडियम ले रहे हैं जिसकी ये साइड एक्स इक्वल टू 0 हो गई। मान लीजिए इसकी कोई थिकनेस टी है, तो इसमें कोई भी बीच वाली पोजीशन पे चले जाएं, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा हमने लिया। यहां से जब एक्सरे आई थी, तो जब एक्सरे इधर से आई थी, ये है, एंटर करते वक्त यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट थी, एब्जॉर्ब होती होती यहां पहुंची, तो यहां पर इंटेंसिटी इसकी आई रह गई। तो ये हर छोटी सी विड्थ को क्रॉस करने से कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो चेंज इन इंटेंसिटी अपॉन ओरिजिनल इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ। ऐसा प्रैक्टिकली फ्रैक्शनल चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट थ्रू द मीडियम। मीडियम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो फ्रैक्शनल चेंज के साथ इसकी प्रोपोर्शनलिटी होगी। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा एक, ये जो कांस्टेंट होगा वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। किसी मीडियम में कुछ होगा, किसी दूसरे मीडियम में कुछ होगा। तो ए इज द एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स-रे फॉर दैट मीडियम। उस मीडियम का एक्स-रे के प्रति एब्जॉर्ब करने की क्षमता को रिप्रेजेंट करने वाला एक कांस्टेंट है ये। कर दो ग्रेड, इंटीग्रेट, तो ये आ गया एल एन आई अपॉन आई नॉट ए की पावर एक्स। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ए की पावर माइनस ए एक्स। इस प्रकार हमको प्राप्त हो गया कि इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली घटेगी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, ऐसे कम होती जाएगी। जैसे जैसे मीडियम में आगे बढ़ते जाएंगे, टी थिकनेस में क्या होगी, तो एक्स की जगह टी रख देंगे। अगर हमको ये पता करना है कि कब इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, तो वो निकाल लेंगे लेंथ। तो आई की जगह पे आई नॉट बाई टू रख दिया, तो ए की पावर माइनस एक्स हाफ, एक्स की वो लेंथ जिसके लिए इंटेंसिटी हो जाती है हाफ, तो ये हो जाएगा ए की पावर ए एक्स हाफ बराबर टू। तो एक्स हाफ की वैल्यू आ गई एल एन टू डिवाइडेड बाई ए। तो एल एन टू डिवाइडेड बाई ए विड्थ की ट्यूब प्लेट लेंगे, तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी।
अगर किसी भी विड्थ की प्लेट लोगे आप, जैसे मान लो कि ग्लास प्लेट अपन ने लिया टी विड्थ की, फिर इसके साथ टी और ऐड कर दिया, तो जिस फैक्टर से घट गई उसी फैक्टर से आगे घटेगी। जैसे यहां पर इसकी इंटेंसिटी आई है और यहां पहुंची, तो इंटेंसिटी थोड़ा दूर कर लेते हैं, इससे निकल करके इंटेंसिटी I/2 हो गई मान लो, तो उतनी ही थिकनेस की फिर से जाएगी, तो उतनी इंटेंसिटी फिर घट जाएगी, तो इससे फिर I/2 हो जाएगी, 2 × 2 I/4 हो जाएगी। जैसे इससे घट करके I/3 हो जाती, तो फिर उस जो आए उसका I/3 हो जाएगी। बराबर की विड्थ ऐड करते जाओगे तो उसी रेशो में जाती जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरे की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इस पर संबंधित प्रश्न IIT में बहुत वर्ष पूर्व पूछा गया था, बहुत दिनों तक नहीं आया है, फिर कुछ वर्ष पूर्व आ गया। AIEEE वाला कब का हो? 5 का, अच्छा। हाँ, तो IIT में बहुत पहले था, फिर 2005 में मेंस इसमें AIEEE में आया, तब से अभी बहुत दिनों तक वापस नहीं आया शायद। ठीक है, तो अब वो सवाल हो जाएगा आपका, है ना? ये जानकारी होगी। अब एक्सरे का और कोई एक आधा सवाल दिखा देता हूँ, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरे का। आप लोगों ने वैसे तो कर ही लिए सवाल, मैं आपसे क्या पूछूं, ये करो हम। एक सवाल तो ये कर लो। ABCD, मैच दी कॉलम। K α K β, L α L β, ABCD। इनमें से इन चारों को पहचानना है। कौन सा है? तो आप लोगों ने मैच करवा दिया? देखते हैं। एक्सरे, ये K और L, तो यहां से हमको दिखता है कि ये होता है K α और ये होता है K β, ये होता है Lα और ये होता है Lβ। हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल से हमें विशेष ज्ञान है, वो ये है कि एनर्जी ऑफ K β हाईएस्ट होगी, फिर एनर्जी ऑफ K α होगी, फिर एनर्जी ऑफ Lβ होगी, और सबसे कम एनर्जी Lα की होगी। हमने एनर्जी का ऑर्डर निर्धारित कर लिया। एनर्जी के ऑर्डर से
वेवलेंथ का ऑर्डर निर्धारित हो जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी, तो लैम्डा ऑफ बीटा के बीटा सबसे छोटा होगा, फिर लैम्डा ऑफ के अल्फा होगा, फिर लैम्डा ऑफ एल बीटा होगा, फिर लैम्डा ऑफ एल अल्फा होगा। ठीक है। अब मामला ये है कि के बीटा जो है, के बीटा का सबसे कम एनर्जी वाला है, सबसे छोटा हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, फिर एल बीटा का सी हो गया, एल अल्फा का डी हो गया। एल अल्फा सबसे नीचे वाला रह जाएगा, सबसे बड़ी वेवलेंथ वाला हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसे ही छांट लिया होगा, नहीं तो अभी सीख गए होंगे। दूसरा सवाल देख लेते हैं एक और। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। दूसरा प्रश्न, इस तरफ रूट एफ, इस तरफ जेड, एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा कर्व है, 1 2, मैच दी कॉलम, के अल्फा के बीटा, 1 2 1 2, एक तरफ 1 2, एक तरफ के अल्फा के बीटा। कौन सा ग्राफ किसका है? बहुत ही सीधा है। हो गया ना? मैच करवा दिए कि नहीं करवाए? दो ही मैच कराने, क्या है, दो ही तो पॉसिबिलिटी, सीधा सीधा मिला लो या घुमा के मिला लो। देखो कैसे मिलाते हैं। कोई एक जेड ले लेते हैं और उस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट, तो हमें पता लगा कि सेकंड वाला जो ग्राफ है उसकी एनर्जी कम है, सेकंड वाले ग्राफ का फ्रीक्वेंसी कम है, तो एनर्जी कम है। तो एनर्जी तो के अल्फा की कम होती है, के बीटा की एनर्जी ज्यादा होती है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इतना सीधा है ये, कोई भी कोई भी जान जाता है, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। ठीक है, इसके आगे बढ़े। तीसरा सवाल,
वेवलेंथ ऑफ के अल्फा फोटोन इज इक्वल टू लेमडा वन। वेवलेंथ of L alpha photon is equal to lambda 2. Find wavelength of K beta photon. K अल्फा की वेवलेंथ लेमडा वन है, L अल्फा की लेमडा टू है, तो फिर K बीटा की क्या हो? आप लोगों ने फैसला कर लिया? एनर्जी ऑफ K बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ K अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ L अल्फा। जानते हैं हम, ऐसा होता है। तो ये हो गया एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा वन, एच सी बाय लेमडा टू। तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन प्लस लेमडा टू। ये निकाला होगा आप लोगों ने, कितना आसान काम है ये। कुछ लोग मोजलेस लॉ से ढूंढ रहे होंगे, मिल नहीं रहा होगा। ऐसे करना है, मोजले लो वाले सवाल तो कर ही लोगे, शीट में दे रखे हैं क्या, हो गए सवाल सारे। तो इस तरह से एक्सरे के संबंध में बातें हो गई। अच्छा, एक्सरे के बारे में ये बताया जाता है कि देखो एक्सरे का जो डिस्टेंस आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, अपन ने जैसा कहा था 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है एक्सरे। ये जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो भी एंगस्ट्रॉम में आता है, 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम ऐसे कुछ होते हैं। तो एक्सरे जो है स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने में काम आती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की। वो इस तरह से काम आती है कि जब एक्सरे यूं ट्रेवल करती है और यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो ये आपस में इंटरफेयर करती है। इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डेल्टा एल बराबर एन लेमडा। तो इनका लेमडा और ये जो पार्ट डिफरेंस होता है वो इस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन और सेकंड से रिफ्लेक्शन ऐसा भी होता है। तो स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए वेवलेंथ और डिस्टेंस सेम ऑर्डर के हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसा फैक्टर आएगा। तो जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी इससे अपन को पता लग जाएगा कि एटम्स के बीच की दूरी क्या है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर डिफ्रैक्शन के बारे में। तो फिलहाल ये कहना चाहते हैं कि एक्सरे का उपयोग किया जाता है हड्डियां
टूटी है कि नहीं टूटी है तो पता करने के लिए लोग जानते ही, गांव गांव का आदमी जानता है। पढ़े लिखे लोग स्ट्रक्चर की स्टडी, एटम की हड्डियां पता करने में काम आते हैं ना। ये पेन की हड्डियां क्या है, एटम्स। ये कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये भी एक्सरे बताती है। तो एक्सरे के थ्रू हम एटम की स्पेसिंग वगैरह पता कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एंगस्ट्रॉम में आती है और एक्सरे की वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम की है। तो ये फिट होती है क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो आपको दी जाएगी, मिलेगी आपको एनसीईआरटी की किताब में। एचसीवी में रीडिंग लगाओगे तो मिल जाएगी, और एग्जाम में कोई सवाल आ गया तो टिक कर दो। मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो परीक्षा देनी नहीं है ना। आप लोगों को देनी है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इंफॉर्मेटिव बातें रीडिंग आप लगा लेना। अब इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, न्यूक्लियर फिजिक्स। एक्सरे के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1910 में रदरफोर्ड की तरफ से रदरफोर्ड रदरफोर्ड ने 1910 में अपने प्रैक्टिकल का जो एनालिसिस किया, जो एनालिसिस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। क्या था एनालिसिस? रदरफोर्ड ने कहा कि गोल्ड फॉइल लेके आए। तो रदरफोर्ड का जो इरादा था गोल्ड फॉइल के संबंध में, उनको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। वो ये चाहते थे कि एक एटम के पीछे ज्यादा एटम ना हो, तो जितनी पतली फॉइल लेंगे तो उसमें कम ही एटम हमको मिलेंगे, ताकि फिर हमारा हिसाब किताब बिगड़े नहीं, जो एनालिसिस अपन करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये गोल्ड का न्यूक्लियस हो गया, और यहां से अल्फा पार्टिकल आता है। तो उन्होंने ये पाया कि जो अल्फा पार्टिकल आता है वो ऐसे डेविएट होके चला जाता है। ये जो अल्फा पार्टिकल आता है ऐसे भटक के चला जाता है। इसका एक इम्पैक्ट पैरामीटर, जो इसकी सेंट्रल लाइन है उससे कितना दूर, उसकी वेलोसिटी है v नॉट। तो ये इतनी वेलोसिटी से इधर निकल जाएगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो लास्ट में यहां पर भी डी हो जाएगा। बीच में एक पोजीशन आएगी जहां पर इसका एक मिनिमम डिस्टेंस आता है। इस अल्फा पार्टिकल का बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस आता है, मिनिमम वेलोसिटी आती है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ऐसा करके आता है ये। और ये इसकी दिशा थी, फिर वो उसकी दिशा हो गई। तो कितने एंगल से ये भटक जाता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, कितने एंगल से स्कैटर हो जाता है। तो जो भी आंसर आया था उसको रदरफोर्ड ने ऐसे डायग्राम बना के कॉपी पे सॉल्व किया और एक फॉर्मूला बना के दिया, स्कैटरिंग एंगल, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। पढ़ा ही नहीं पढ़ा?
पढ़ाने में अभी पढ़ा देता, देख लो, ये लो। देखो ये थीटा है, तो अगर मैं ऐसा मानता हूं, ये परपेंडिकुलर हो गया ना इधर, तो ये वाला एंगल जो हुआ, देखो टोटल एंगल थीटा हो गया, तो ये टोटल एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, तो यहां तक का एंगल हो गया 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 180। आ रहा है ना? ये सिमेट्रिकल हो गई कर्व, हाइपरबोलिक कर्व होगा और सिमेट्रिकल होगा। इसकी जो वैल्यू आती है, इसको रटने का तरीका बता रहा हूं, वैल्यू निकालने के बाद तो भी बता ही देंगे, पहले रटने की बात बता रहे हैं। रटने वाली बात का डायग्राम देखो इधर, यहां पर ये जो लाइन है, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये वाला थीटा बाई टू होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 90 प्लस थीटा बाई टू होगा, तो ये थीटा बाई टू हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है, इससे थीटा बाई टू डिस्टेंस के ऊपर इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये थीटा बाई टू। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है हमारा, आपको क्या करना है कि इस अल्फा पार्टिकल का रास्ता जो है सीधा सीधा यहां पर करेंगे, सीधा सीधा यूं ले जाएंगे ना, तो ये डिस्टेंस तो हो गया डी, ये वाला एंगल थीटा बाई टू, तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा बाई टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया डी टेन थीटा बाई टू, ये हो गया। इसको वी नॉट स्पीड से भेजा था हमने, तो ये लाइन मैंने ऐसे एक्सटेंड की, तो इस वाली लाइन को ये जहां पे कट करेगा वो पॉइंट ढूंढ लिया, वो इस पॉइंट से डी डिस्टेंस दूर होगा, ये वाला एंगल थीटा बाई टू है, तो ये वाला भी थीटा बाई टू हो गया ना, ये डी है तो ये डी टेन थीटा बाई टू हो गया। अब ऐसा समझो कि अगर ये पार्टिकल इस लाइन पर आता और इस जगह पे रुक जाता, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, के जेड ई इंटू टू ई अपॉन डिस्टेंस कितना है डी टेन थीटा बाई टू। तो इस प्रकार टेन थीटा बाई टू की वैल्यू क्या आ गई, 4 के जेड ई स्क्वायर, 4 के जेड ई स्क्वायर, टू ये रहा टू ये रहा, अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर इंटू डी। तो कितने एंगल से स्कैटर करेगा वो हमको मिल जाएगा थीटा। ये मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिए, ये मैंने वो तरीका बताया जिससे आप भूल जाओगे तो फिर से निकालो, नहीं तो याद रख लो कौन कह रहा है, भूलो भूलो ही क्यों, इतना माथा फोड़ी क्यों करे, याद रख लो सीधा ही। कुछ लोगों को याद भी होगा, क्या पता, याद है क्या? ये न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह नहीं है आपके केमिस्ट्री में? ऐसा कैसे? रदरफोर्ड वगैरह ये सब आए नहीं, मॉडल वॉडल?
बहुत पहले आए, भूल गए। अच्छा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो तब आएगा जब इस लाइन पर होगा। अभी थोड़ा साइड में है ना, तो ऐसे साइड में चला जाएगा। तो डी डिस्टेंस दूर से आता है, इतनी स्पीड से आता है, तो कितने एंगल से भटक जाएगा? भटकन एंगल, है ना, भटकने वाला एंगल। थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये डिस्टेंस है ना d tan θ/2। ऐसा नहीं बोल रहे, अब बोल रहे कि अगर ये चार्ज यहां होता और यहां जाके रुक जाता, तो ये इक्वेशन लिखते, तो उससे जो आता वही होता। ऐसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं। अब अपन ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसे शिफ्ट कर लो, इससे उसको भिड़ा दो। ये तो आंसर बढ़ाने का तरीका हुआ। आंसर देखने के बाद एक दूसरा मेथड जिसमें भिड़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ओरिजिनल तरीका क्या है वो देख लो। ओरिजिनल तरीका देखो कितना छोटा मेथड है। अभी जगह बनाता हूं मैं। तो ओरिजिनल मेथड कुछ यूं है, चलो इसमें यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, दूसरे पेज पे करता हूँ, थोड़ा ज्यादा चीजें एक साथ आ जाएंगी। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। डेरिवेशन बता देता हूँ अब, दूसरे पेज पे। हो गया ना इधर? ये जो चार्ज पार्टिकल आया इस तरह से और यूं चला गया, यूं आया और यूं चला गया, तो अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ बताएं। ये वी नॉट से आया था, वी नॉट से चला गया। इसकी जो डायरेक्शन है, इसके संबंध में ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसे थीटा एंगल से भटक गया, यूं करके थीटा एंगल से भटक गया। तो अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से ले लूं, इस तरफ एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस, ठीक है, तो अपन ये वाली इक्वेशन लिखना चाहते हैं, फोर्स इनटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि मैं मोमेंटम पहले और बाद दोनों में लिख सकता हूं, पहले का मोमेंटम भी लिख सकता हूं, बाद का मोमेंटम भी लिख सकता हूं। तो राइट हैंड साइड तो क्लियर हो गया, बस फोर्स इनटू टाइम को इंटीग्रेट करना है, बस वो इंटीग्रेट कर देंगे, काम सारा बन जाएगा। तो मैं पहले राइट हैंड साइड लिखने का प्रयास करना चाहूंगा। तो ये एम वी नॉट है ना, तो फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी नॉट कॉस थीटा आई के साइन थीटा जे के माइनस एम वी नॉट आई के। आर एच एस तो पूरा हो गया, अब एल एच एस की बारी। तो माना किसी वक्त जा रहा था ये इस तरफ, उसी वक्त उसकी दूरी थी यहां से आर, जा रहा था किसी स्पीड वी से और इसका डिस्टेंस था आर, था ऐसा। और अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल कुछ फाई था, तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। इधर से वो इसका पोजीशन वेक्टर यूं शुरू हुआ था, यूं होता हुआ फाई एंगल पे पहुंच गया, यहां जा रहा था।
तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पे लगने वाला फोर्स था के जेड ई इंटू 2E अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। फोर्स वेक्टर तो कोई भी लिख लेगा, क्या रखा है इसमें, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर के, रटा रटा है फोर्स। आर केप कैसे लिखोगे? तो आर वेक्टर से लिखोगे माइनस आर कॉस फाई आई के आर साइन फाई जे के। तो यहां से आर केप आ गया माइनस कॉस फाई आई के साइन फाई जे के। क्या कहते हो? ये जो आर है ना, इसका इधर कंपोनेंट हो गया आर कॉस फाई और ऊपर हो गया आर साइन फाई। तो आर कॉस फाई आई के आर साइन फाई जे के, इस तरफ है इसलिए माइनस हो गया। ऐसा लिख लिया मैंने, लिख लिया मैंने, लिख दूं यहां पर। टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस कॉस फाई आई के साइन फाई जे के इंटू डी टी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना, फोर्स इंटू टाइम बराबर चेंज इन मोमेंटम। और ऐसा करके मैंने लिख दिया। अभी कहना चाहते हैं ये डी टी परेशान कर रहा है भाई, काश यहाँ पर फाई होता तो इंटीग्रेशन तो झट से कर देते। तो अब हम कहेंगे कि डी टी यहां से चला जाए, फाई फाई आ जाए। आ जाएगा कैसे? डी टी चला जाए, फाई आ जाए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम। इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर इंटू डी फाई बाई डी टी। क्या कहते हो? फाई इसका एंगल है ना ये, तो इसके चेंज होने की रेट एंगुलर वेलोसिटी हो गई, पोजीशन वेक्टर के घूमने की रेट। तो आई इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू है एम वी नॉट डी। जो इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका डिस्टेंस है डी, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट डी है। और ये इस टाइम पर है, ये तो फिक्स है ना, ये रिश्ता तो सच्चा है। डी टी चला जाए, डी टी को भेजो इधर, एम से एम उड़ा दिया, आर स्क्वायर डी फाई अपॉन वी नॉट इंटू डी। तो इस प्रकार कुछ भला हो गया, डी टी क्या गया, आर भी लेके चला गया। जब यहां पर आप रखोगे डी टी की जगह रखोगे आर स्क्वायर डी फाई वी नॉट इंटू डी। तो यहां से आप आएगा एम वी नॉट कॉमन, कॉस थीटा माइनस वन आई के, और एम वी नॉट साइन थीटा जे के। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात हो गई, है ना, एक पंथ दो काज, ऐसा बोलते ना, एक काम करने गए थे दो काम हो गए। डी टी हटाने गए थे, आर भी भाग गया। वही तो परेशान, अभी इंटीग्रेशन में परेशान करता है, वेरिएबल लोगों को जाने से फायदा होता है,
अब सब कांस्टेंट कांस्टेंट रह गए, तो सुंदरता आ गई फार्मूले में। तो 2 k z e² अपॉन v0d, ये सब बाहर आ गए। फिर बचा ही क्या इंटीग्रेशन, फिर तो माइनस कॉस फाई डी फाई आई के और साइन फाई डी फाई जे के। अब आपको किसी एक के बराबर कर लेना, कोई फायदा जिसमें लगता हो। आई के वाले को बराबर करने में फायदा लगता है कि जे के वाले को लगता है? जे के वाला अपन को छोटा लग रहा है राइट हैंड साइड में, तो अपन इधर वाले का जे के उधर वाले के जे के बराबर होगा, तो जे के वाले को अलग कर रहा हूं। 2 k z e² v0 इंटू डी, साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस फाई माइनस कॉस फाई। फाई का लिमिट बताओ क्या होगा? 0 से लेके पाई माइनस थीटा, 0 से लेके पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एम वी नॉट साइन थीटा। अब आप इसको रख के देख लेना, देखना कि वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के संबंध में स्कैटरिंग एंगल निकाल लिया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। फाइनली वो जो आंसर लिखा था वही हमारे काम का है, ये प्रोसेस तो कोई काम की नहीं है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड जरूर दिमाग वाले रहे होंगे, ये आसानी से नहीं आएगी बात, सॉल्व आसानी से नहीं होने लगी है। उन्होंने किया, उन्होंने सॉल्व करके हमें बताया कि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। एक्सपेरिमेंट में जो सीधा सीधा गया था ना, उससे क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच आ गया था। तो उन्होंने और अच्छे परीक्षण करके फाइनली हमें न्यूक्लियस का साइज का भी फार्मूला दिया। एक तो स्कैटरिंग का फार्मूला तो उन्होंने दिया जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा था, कि जो स्कैटर हुआ है इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फार्मूला कौन सा है? ये वाला है। इस फॉर्मेट में याद रह जाएगा ना, ऊपर वाले में, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इससे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ना आगे। ठीक है, इसके आप आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अल्फा पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहे थे, न्यूक्लियस से कैसे भटक रहे थे, उसका डेटा का हिसाब लगा के कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले बनाए। एक और फार्मूला बताया उन्होंने, वो भी लिख लेते हैं, जो हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3।
अभी देखो इसमें हिसाब लगाएंगे तो आर की वैल्यू जो मिनिमम डिस्टेंस आता है, सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर के रुक जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस का कैलकुलेशन इससे आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल आर मिनिमम डिस्टेंस हो गया, तो यहां से क्या हो गया, 4 हो गया। 4 के ZE² अपॉन MV0², ये आ गया ना। इससे तो हमको ये पता लग रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो Z के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। Z कितना है, R0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ए हो गया एटॉमिक या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे तो उनको एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मिल गया, जो अल्फा पार्टिकल की टक्कर हुई तो उसे आर कितना छोटा आ रहा है, उससे उन्हें इस वैल्यू का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने सदस्यों की संख्या के हिसाब से एक फॉर्मूला बनाया बाद में चल करके, तो ये फॉर्मूला इस तरह का हो रहा है। अब एक डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस भी निकाल लेते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ए टाइम्स एम। जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन सबका एक मास बराबर मानते हो, वॉल्यूम 4/3 पाई r³ तो R0 इंटू ए की पावर 1/3 क्यूब, तो ये ए कट जाएगा, m/4/3 पाई r0 क्यूब। तो ये डेंसिटी जो प्रोटॉन की आ रही है, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लगभग वैसी आ रही है। तो यहां से पता लगता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल एटम्स। सभी एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी एक ही है, जैसा हाइड्रोजन का है वैसा हीलियम का है, वैसा लिथियम का है, वैसा आयरन का है, वैसा कॉपर का है। सबका न्यूक्लियस एक ही डेंसिटी वाला। कितनी इसकी वैल्यू अगर ये निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, रफली कैलकुलेशन आ जाएगा 1.67 10⁻⁻27 4/3 पाई 1.2 का क्यूब 10⁻⁻45 कितना आएगा जरा बताओ इसका। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है,
2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का वजन कितना है? 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। हमारी पृथ्वी इतने वजन की है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और न्यूक्लियस की डेंसिटी उतनी है। अगर हम धरती को कंप्रेस करके न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर का कर दें, है ना, तो फिर कितना वॉल्यूम आएगा धरती का? देखो, तो 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 10⁻17, ये धरती का वॉल्यूम हो जाएगा, रिड्यूस्ड वॉल्यूम। धरती को दबा दें तो कितना आ रहा है? 6 डिवाइडेड बाय 2.3, 2.6 इंटू 10⁻7, तो 26 इंटू 10⁻6, 26 को 27 कर लें और क्यूब रूट निकाल लेते। 27 का क्यूब रूट होता है कुछ 3 होता है, तो 300 मीटर आ गया लगभग। 300 मीटर बाय 300 मीटर का क्यूब बनाएंगे तो धरती उसमें आ जाएगी। पूरी पृथ्वी को 300 मीटर के क्यूब में डाल देंगे तो ये पूरी न्यूक्लियस की डेंसिटी के बराबर हो जाएगी। हमने और भी ज्यादा डेंसिटी देख रखी न्यूट्रॉन स्टार्स की, जिसकी डेंसिटी न्यूट्रॉन की जैसी है, उसमें धरती तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। पूरी पृथ्वी को न्यूट्रॉन स्टार के जैसा ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये पृथ्वी छोटे से कण में आ जाए, कंकर बन जाएगा, धरती का कंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। कंकर बोले ये कंकर था क्या? तो इस सृष्टि का निर्माण छोटे छोटे कंकर से हुआ है। छोटा सा कंकर इतना बड़ा पृथ्वी बन गया। जैसे लोग रह के मकान बन गए कि मेरा प्लॉट, मेरी बिल्डिंग, मेरा मकान, ये है संसार, है ना। तो ऐसे करके छोटी सी चीज से इतना बड़ा संसार बन रहा है, और ये सारा संसार छोटी सी चीज में चला भी जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो फिलहाल ये थोड़ा रफ कैलकुलेशन है, यहाँ पर सही सही वो कर लेना, भले ही डेंसिटी इतनी है, फिक्स है ये। तो ये सब हमको रदरफोर्ड ने बताया। तो रदरफोर्ड की तरफ से न्यूक्लियस की खोज हुई, उन्हीं की तरफ से रेडियस का फॉर्मूला आया, उन्हीं की तरफ से डेंसिटी वगैरह भी निकल जाएगी। अब इसके बाद न्यूक्लियस के सदस्य प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि हमें न्यूक्लियस में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलना चाहिए। मतलब उन्होंने खोजा नहीं, पर क्योंकि वो ज्ञाता थे इस न्यूक्लियस के, तो इन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी। तो फिर उनकी संभावना पे लोगों ने ढूंढा कि चलो ढूंढते फिर। तो जब ढूंढा गया तो प्रोटॉन की खोज हो गई 1914 में, गोल्डस्टीन। क्या नाम होता आगे कुछ? गोल्डस्टीन के आगे भी कुछ लगता होगा, ABCD, याद है कुछ? गोल्डस्टीन ने 1914 में प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन के संबंध में डेटा क्या है कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6725 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका चार्ज 1.6 10⁻⁻19
कूलम पॉजिटिव, और इसके पास एक स्पिन होती है प्लस माइनस हाफ। तो प्रोटॉन के पास क्या है? मास है। और क्या है? चार्ज भी है। और क्या है? स्पिन भी है। स्पिन क्या है? स्पिन का मतलब होता है इनहेरेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी कि वो घूमता दिखे ना दिखे, उसमें एक एंगुलर मोमेंटम है। हम ये नहीं कह रहे कि घूम रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है, पर उस प्रोटॉन के पास कुछ एंगुलर मोमेंटम है। तो उसके एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर है ये स्पिन, जिसकी वैल्यू प्लस माइनस हाफ है। ये इनहेरेंट एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है स्पिन। तो ये बातें हमको पता लग गई इस समय तक। प्रोटॉन के संबंध में फिर इसका कुछ मास और लिखते हैं, एक और चीज जानते होंगे आप लोग। इसका मास जो है एएमयू में लिखना चाहेंगे अपन। तो यहां पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। 1 AMU क्या होता है? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज 1/12 of mass of C12 atom in ground state at rest। तो हमने छोटे पार्टिकल्स के मास को एक नई तरह के यूनिट में लिखने का प्रयास किया कि हम फिक्स करते हैं कुछ। तो वैज्ञानिकों ने तय किया कि अपन कार्बन ले लेते हैं C12। C12 का मास एकदम परफेक्ट नंबर्स में हमारे पास, बाकी सबका डेसिमल में कन्वर्ट हो रखा है। तो 1/12 AMU में इसका मास परफेक्ट आएगा। तो कार्बन का जो मास है उसका 1/12, 1/12 ऑफ C12 एटम। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा अच्छे मेमोरी वाले बच्चे बताएं। 1 तो आता है, पॉइंट भी आता है, 6 और 6 भी आता है। आगे के दो डेसिमल चाहिए। 10⁻⁻27 भी आता है। ये दो और बताओ, 6 के बाद क्या आता है? 1 AMU मालूम करके बताओ। 4 डेसिमल तक की वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमें। 6 7 6 6 ऐसे थोड़ी होता है। 6 होता है। हाँ, 054 लगा दो। 054, 3 डिजिट तक बता दिया आपने। ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, ये भी हमको पता लग गया। ठीक है। अच्छा देखो, अब एक बात और करते हैं ये परी, कि ये जो प्रोटॉन है इसका मास इतना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू पता करो। तो इसको इससे डिवाइड करो, दिस डिवाइडेड बाय दिस। 1.6725 डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना है? ऐसे थोड़ी आएगा।
1.0072 AMU। तो प्रोटॉन का मास जो है, अब आपके भरोसे है, उसको याद नहीं है, डिवाइड करना है। डिवाइड याद क्या करना है, ये तो लिखा हुआ है, इसको इससे भाग दे दो, जो आ रहा है लिख लो, यही आ रहा है ना। तो 1.0072 AMU हो गया। ठीक है, अब एक बात और बताते हैं। आइंस्टीन ने हमको बताया कि एनर्जी जो है वो mc² के बराबर होती है। तो 1 AMU एनर्जी अगर उड़ जाए तो क्या मिलता है, तो 1 AMU का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 1.66054 10⁻⁻27। अब लाइट की स्पीड, भाई लाइट की स्पीड बताओ कितनी होती है। अरे वो असली वाली चाहिए, 3 नहीं होते हो। 299 7975245 8। ये पक्का हो गया, लिख लिया लाइट का स्पीड। 3 तो 9 आते हैं, 2 4 और 8 आते हैं। 9 9 9, 2 और 7 ये भी 9 हो रहे हैं, 7 और 2 9, 7 और 2 9, फिर 4 और 8, 5 और 4 फिर 9 हो रहे हैं। देखो 9 ही 9 दिख रहे हैं, 2 9 9, 2 और 7 9, फिर 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9। बस ये लास्ट में एक 8 ही अलग लग रहा है बस, इसका स्क्वायर कर देना भाई, इससे गुणा कर लेना। तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है इसका पता लग जाएगा। 1 AMU कभी नष्ट होगा तो कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, बताओ जरा कितनी आई। 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ठीक लिखा है। अच्छा, लगभग 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। 1.5 इंटू 10⁻⁻10 जूल के आसपास एनर्जी मिल रही है 1 AMU नष्ट हो जाए तो। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करना चाहता हूं तो फिर मुझे 1.49, वैसे मैं कुछ 2 डेसिमल तक सही पता करना चाहता था, और 49 के आगे क्या था, 241 इन 8 भी है, चलो 8 और कर लेते। 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, 1.6 के आगे क्या होता है, ई का वैल्यू। अरे वो तो जानते हैं, डेसिमल में आगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 के आगे 0.2 कुछ होता है। आगे 2 के आगे 17, इतना बहुत, बस इतना बहुत। 10⁻⁻19। अब आप इसको भाग देंगे तो जो आपको मिलेगा वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आएगा ना।
जिसको कि किताबों में 931.5 ले लेते। तो एक एएमयू अगर नष्ट होगा तो इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर प्रोटॉन का पता करना चाहेंगे तो हम प्रोटॉन के मास को कन्वर्ट करेंगे। तो इससे कितना आएगा, 1.0072 को इससे गुणा करो। 1.0072 मल्टीप्लाई विद दिस, 938। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन 938.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो प्रोटॉन के मास को ऐसा भी लिखते हैं, सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, मास को एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगा। अभी याद रह जाए कुछ बात, कोई फायदा हो जाए, है ना। कम से कम 931.5 तो याद ही रख लेना, है ना। और तो क्या रखोगे, ये 938.18 हो गया ना प्रोटॉन का। तो ये प्रोटॉन के संबंध में जानकारी हो गई। अब दूसरा सदस्य जो है उसका नाम न्यूट्रॉन है। उधर चलते हैं अगले पेज पे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी जब प्रोटॉन मिल गया 1914 में, तो फिर प्रोटॉन का हिसाब किताब लगाने के बाद फिर रदरफोर्ड ने यह सजेस्ट किया कि जरूर कोई और पार्टिकल भी होगा, वरना तो मास सेटिस्फाई नहीं करेगा। माने इतना चार्ज है, उसका हिसाब लगाया गया तो उससे ऐसा बैठा कि न्यूक्लियस से हमें कुछ और भी मिल सकता है। तो फिर उसके बाद में काफी लोग परीक्षण करने लग गए। तो ये लगभग 1920 के आसपास लोग लगे थे, 10 साल तक ढूंढते रहे कि मैं ढूंढता हूं, मैं ढूंढता हूं, पर कोई ढूंढ नहीं पाया। 10 साल निकल गए। फिर बारी आई 1932 की, जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने बताया हमें कि न्यूट्रॉन नामक पार्टिकल मैंने ढूंढ लिया। न्यूट्रॉन को ढूंढते ढूंढते लोग बहुत देर तक इंतजार करते रहे। चक्कर ये था कि न्यूट्रॉन था वो न्यूट्रल पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से माने चक्कर में नहीं आता था इलेक्ट्रिक फील्ड के। लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रखते थे, ये न्यूट्रॉन सीधा निकल जाता था। लोग मैग्नेटिक फील्ड का जाला बिछाते थे कि लगाओ मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखो निकल के आएगा। निकला तो सीधा निकल जाता था। फिर इसके बाद इसके साथ समस्या ये थी कि न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, एवरेज लाइफ इज अराउंड 20 मिनट्स। लगभग 20 मिनट इसकी एवरेज लाइफ। 20 मिनट जिसका एवरेज लाइफ है, तो उसको ढूंढने में टाइम लगा दिया आपने, तो 20 मिनट में तो गायब हो जाएगा। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ये जिंदा नहीं रह पाता है, टूट जाता है, अकेला नहीं रह पाता। ये परिवार में रहता है, परिवार से बिछड़ते ही फिर ये बिखर जाता है।
न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल पार्टिकल है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और ये एंटी न्यूट्रिनो भी मिलता है इसके अंदर साथ में। न्यूट्रॉन की खोज होने से पहले वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन के तो कोई इक्वेशन से नहीं आया था, पर बीटा डीके जो थी, बीटा डीके प्रोसेस के थ्रू लोगों ने ऐसा कहा कि जरूर हमें एक पार्टिकल मिलेगा, उस पार्टिकल को हम नाम आज ही रख देते हैं, मिलेगा तो न जाने कब। ढूंढने का प्रयास किया था, मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा ये नहीं हो सकता है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, कोई तो पार्टिकल मिलेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जरूर कोई न्यूट्रल पार्टिकल मिलेगा, तो फिर लोगों ने उसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। मतलब वैज्ञानिक लोगों ने अपनी कॉपी किताबों में नाम लिख दिया न्यूट्रॉन। तो अभी तक तो मिला ही नहीं था। इतने में जेम्स चैडविक 1932 में उन्होंने ढूंढ लिया न्यूट्रॉन। तो फिर लोगों ने कहा कि जिन्होंने ढूंढा नहीं उन्होंने नाम पहले रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ये पहले मिला है इसका नाम न्यूट्रॉन रखेंगे, उसका कुछ और लिख लेना। फिर फैसला हुआ कि चलो ठीक है, वो तो अभी मिला ही नहीं है, इसका रख लेते हैं न्यूट्रॉन। तो फिर नाम भी किसी और का रखा था, उसको उठा के इसको दिया गया न्यूट्रॉन। बोले इसको क्या बोलेंगे, कि इसको अपन न्यूट्रिनो कह देंगे, ये छोटा है मिलेगा भी, ये तो बड़ा है काफी, बड़े का नाम न्यूट्रॉन, छोटे का न्यूट्रिनो। तो ऐसे ऐसे करके नाम की अदला बदली की गई। न्यूट्रिनो को भी काफी वर्षों तक ढूंढते रहे। तो ये तो 32 से मिल गया था, फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक आते आते कहने लगे कि भाई मिला नहीं अभी तक, क्या हुआ, कि नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन फेल नहीं होगा। 40 हो गया, 50 हो गया, इंतजार करते करते बूढ़े हो गए लोग कि क्या बोल रहे थे, मिला नहीं अब तक। फिर एक दिन 1954 में जापान का वैज्ञानिक आया, मिल गया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। कहां से ढूंढा, बोले हमने ना 8-10 पार्टिकल पकड़े। कहां से आए, सूरज से आए। अच्छा, सन से आए, आपने पकड़ लिए, कि देखो अभी दिखाते हैं। तो लोगों को दिखाने लगे, लोगों को समझ भी नहीं आया, पकड़ा है कि नहीं पकड़ा क्या पता है। तो ऐसे करके समय बीत गया, कंफर्म करते कि हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करते हुए 40 साल बीत गए। 1900 फिर 90s में पहुंच गए, 1990, 93, 94 के आसपास। फिर सब लोगों ने कहा हाँ, 54 में वो पकड़ा था, सही है। इतने में जिन्होंने पकड़ा था वो बूढ़े हो गए, कुर्सी से उठा के इनका व्हील चेयर पे पकड़ाओ इनको प्राइज, नोबेल प्राइज। आपने खोजा था, मरने से पहले देते हैं, जिंदा हो तो दे देते हैं। तो न्यूट्रिनो जो था, जिसका पहले नाम न्यूट्रॉन रखा गया था, उसकी कहानी इतनी लंबी है कि उस कहानी को सुनेंगे तो खोजा, लिख लिया गया 90, 20, 30 के बीच। न्यूट्रॉन से पहले उसका नाम रख दिया, मिला 54 में, लोगों ने माना 94 में। फिर 2014 में एक ने कहा मैंने इसका वजन भी पता कर लिया है। पहले लोग मासलेस बोलते थे कि इसमें कोई मास नहीं होता है न्यूट्रिनो में। उसने कहा कि मैं निकाल के देता हूं, ये लो अब तो प्राइज अभी दे दो, निकालते दे दी। फिर उनको नोबेल प्राइज मिल गया न्यूट्रिनो का वजन निकालने, मास पता करने के लिए। तो यूं मान लो कि 100 साल हो गए, अभी न्यूट्रॉन से नमस्ते नहीं चल रहे, न्यूट्रिनो से। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जो रेडियो, ये अपना न्यूक्लियर प्लांट होता है इससे भी निकलता है, सूरज से तो आ ही रहा है। इतना छोटा होता है कि पृथ्वी के आर पार चला जाता है, बिना कुछ एब्जॉर्ब हुए, बिना कुछ अफेक्ट किए। तो इतनी मोटी पृथ्वी, इसमें से भी निकल जाता है, तो उसको कोई रोकेगा कैसे। न वो इलेक्ट्रिक फील्ड से घूमता है, न मैग्नेटिक फील्ड से घूमता है, न उसमें कोई खास वजन, न तो ज्यादा वजन वाला है, न कोई फील्ड से प्रभावित होता है, न किसी दीवार से रुकता है। तो फिर इसीलिए तो समस्या हो रही थी जापानी वैज्ञानिक कि आपने ढूंढा कैसे, ये तो आर पार चला जाता है, रोक भी नहीं सकते, आप कैसे बता रहे हो, कैसे मिला आपको। तो फिर उन्होंने कुछ
रिएक्शन के बारे में बताया कि ये पार्टिकल जब इस रिएक्शन में भाग लेगा तभी वो रिएक्शन होती है, तो उसकी एनर्जी इतनी है, और ऐसे कैलकुलेट करके, यानी किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू उसको पहचाना गया, ऐसे तो पकड़ ही नहीं सकते। अभी भी रावत भाटा के अंदर न्यूक्लियर प्लांट है, वहां से न्यूट्रिनो छूटते रहते हैं, तो उस प्लांट से रुक थोड़ी सकते हैं। यहाँ बीच में रास्ते में, अच्छा ये रावत भाटा का प्लांट जो बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि रावत भाटा ऐसे पहाड़ियों वाला इलाका है नीचे, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कोटा में भी पहाड़ियां हैं, है ना, ऐसे लोग कहते हैं ना घूमने जाएं पहाड़ पे, तो ये आसपास में पहाड़ियां हैं। तो रावत भाटा साइड में ऐसे ढलान के अंदर नीचे न्यूक्लियर प्लांट बनाया है, ताकि कहीं विस्फोट होगा तो अंदर अंदर उतने इलाके में ही गड़बड़ होगी, दूर तक नहीं होगा। पहले से हिसाब लगाना पड़ता है, गलत फैसला ले लिया, ऊंची जगह पे न्यूक्लियर प्लांट खोल दिया, तो फिर तो पूरे दूर दूर तक फैल जाएगा। तो ऐसे वैज्ञानिक लोग पहले से ही समझ के लेते हैं, तो वहां से न्यूट्रिनो निकलते रहते हैं, और ऐसे क्लासरूम से निकल जाएंगे, धरती से निकल जाएंगे, क्लासरूम में क्या रखा है ना। तो आप लोगों की क्लास है क्या? ठीक है, तो मुझे रोकना पड़ेगा अब। इसके बारे में फिर कुछ और फॉर्मूले लिखेंगे, अभी यहीं रोक देते हैं। होमवर्क के बारे में आप लोगों ने क्या बोला? एक्सरसाइज 2 कर लेंगे कंप्लीट, 2 कर लेंगे ना, और कुछ होमवर्क नहीं देंगे, सिर्फ एक्सरसाइज 2।